नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने इस YouTube चैनल पर। दोस्तों, आज की इस क्लास में हम एक बार फिर से उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती 2024 के लिए जीके और यूपी जीके का एक इम्पोर्टेंट सेशन देखने वाले हैं। इसमें दोस्तों हम इम्पोर्टेंट तरीके से प्रश्नों को कवर करेंगे। कुछ इस तरह के प्रश्नों का अध्ययन करेंगे। लिखा है, विश्व में सर्वाधिक प्लेटिनम उत्पादन कौन करता है, यानी कि सर्वाधिक प्लेटिनम उत्पादन वाला देश कौन सा है, इसके बारे में चर्चा की जाएगी। इसके अतिरिक्त हम बात करेंगे दिल्ली सल्तनत का शासन कब से प्रारंभ हुआ, ऐसा प्रश्न भी आपको देखने को मिलेगा। तो दिल्ली सल्तनत से जो इंपॉर्टेंट प्रश्न बनते हैं उनके बारे में भी डिस्कशन करेंगे। चलिए दोस्तों, शुरुआत करते हैं आज की इस क्लास की। देखो, आपको बता दिया जाए, यदि आपको इस क्लास का पीडीएफ प्राप्त करना है, अगर आप इसके अनसोल्ड पीडीएफ से पढ़ना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम का लिंक मिलेगा। टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लो। यहाँ पर आपको डेली के बेसिस पर इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन और पीडीएफ जो है वो क्लासेस की प्रोवाइड करवाई जाती है। ठीक है, बढ़ते हैं आज के अगले क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 1 दोस्तों आपके सामने है, कहा है बिरजू महाराज किस शास्त्रीय नृत्य से संबंधित है। तो अगर दोस्तों हम बात करेंगे बिरजू महाराज की, तो इसका जो सही उत्तर बनेगा वो कथक बनेगा। क्या बनेगा? कथक। अब देखो, शास्त्रीय नृत्य अगर पूछे हैं तो पूछ लेगा कितने हैं। मैंने पिछली क्लास में बताए थे 8 शास्त्रीय नृत्य हैं। यदि आपने पिछले पार्ट्स देखे हैं तो उनमें बताया है सर 8 शास्त्रीय नृत्य हैं। कौन कौन से हैं? तो एक आपका भरतनाट्यम है, ठीक है। उसके बाद आपको याद रखना है एक आपका कथकली है, ठीक है, कथकली है, इस तरह से याद रखेंगे। एक आपका कौन सा है? कुचिपुड़ी है, तो कुचिपुड़ी याद रखेंगे, कुचिपुड़ी, ठीक है। इसके अतिरिक्त आपका एक ओडिसी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? एक ओडिसी हो जाएगा। एक दोस्त आपका सत्रिया है। क्या है? सत्रिया है, ये भी क्लासिकल डांस है। एक दोस्त आपका मोहिनी अट्टम है, तो यहां पर मैं मोहिनी लिख दूंगा, ठीक है, मोहिनी अट्टम है। तो कितने होगा? 6। इसके अतिरिक्त दोस्त आपका एक मणिपुर है। कौन है? मणिपुरी, मणिपुर राज्य से है। एक आपका कथक है, जिसकी हम चर्चा कर रहे हैं इस प्रश्न में, पंडित बिरजू महाराज की, ठीक है। पंडित बिरजू महाराज कथक से संबंधित है। सारे के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इनको आप लोग अच्छे से याद रखेंगे। देखो, अगर कथकली की बात करते हैं, ये आपका मित्र केरल में पाया जाता है। कहां पर? केरल में पाया जाता है, ठीक है। भरतनाट्यम की बात करते हैं तो सबसे प्राचीन क्लासिकल डांस है, इस बात को याद रखेंगे। और दोस्तों, इसमें आपको याद रखना है ये आपका तमिलनाडु से आता है। कहां से आता है? तमिलनाडु से। इस बात को आप लोग अच्छे से याद रखेंगे। तो इस प्रश्न का सही उत्तर कथक बनेगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न कह रहा है, भारत में किस राज्य में सर्वाधिक साक्षरता पाई जाती है। देखो दोस्तों, अगर हम बात करेंगे यहां पर इस प्रश्न के बारे में, तो ये जो हमारी जनगणना है, जो सेंसस है 2011 के सेंसस के अनुसार जो सर्वाधिक लिटरेसी रेट है वो आपकी मित्रों केरल की हो जाएगी। कहां की? केरल की आपकी सर्वाधिक साक्षरता हो जाएगी। इस बात को याद रखेंगे, सही उत्तर बनेगा केरल। सर्वाधिक आपसे सेक्स रेशियो यानी कि दोस्तों लिंगानुपात पूछ लेगा। क्या पूछ लेगा? लिंगानुपात कहां का सर्वाधिक है? लिंगानुपात तो मैक्सिमम आपका केरल का है और मिनिमम बताना है आपको हरियाणा का है। कहां का है? मिनिमम हरियाणा का है। इस बात को याद रखेंगे। तो ये 2011 से संबंधित एक प्रश्न है। इसके अतिरिक्त आपसे सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व पूछेगा। क्या पूछेगा? जनसंख्या घनत्व पूछेगा, सर्वाधिक। तो आपको दोस्तों बताना है सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व में बिहार राज्य प्रथम पर है। बिहार राज्य प्रथम है, इस बात को याद रखेंगे। सबसे कम जनसंख्या घनत्व पूछेगा। क्या पूछेगा? कम जनसंख्या घनत्व कहां पर है? तो आपको बताना है अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश, जिसमें 17 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। इस बात को भी याद रखेंगे। तो क्वेश्चन हमारा था सर्वाधिक लिटरेसी रेट साक्षरता वाला केरल सही उत्तर हो जाएगा, और सेक्स रेशियो भी यही का सर्वाधिक है। अगले प्रश्न में दोस्तों हमसे कहा है ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की। तो एक समय था दोस्तों, याद रखना है आप लोगों को, 1815 का समय था। 1815 इस समय राजा राम मोहन राय के द्वारा एक सभा बनाई जाती है, जिसका नाम था आत्मीय सभा। क्या नाम था? आत्मीय सभा नाम था मित्र, इस बात को याद रखेंगे। तो आत्मीय सभा जो कि 1828 में, कब? 1828 में इसको नाम बदल के ब्रह्म समाज कर दिया जाता है। ठीक है, क्या कर दिया जाता है? ब्रह्म समाज। इस बात को आप लोग अच्छे से याद रखेंगे। तो इसका सही उत्तर क्या बनेगा? राजा राममोहन राय ने ब्रह्म समाज की स्थापना की थी 1828 में। ठीक है, इसको याद रखना है। इसके अतिरिक्त क्वेश्चन पूछेगा स्वामी दयानंद सरस्वती ने कौन सी समाज बनाई थी। तो इनको याद रखना है दोस्तों, इनने बनाई थी आर्य समाज। क्या बनाई थी? आर्य समाज बनाई थी प्यारे दोस्तों, इसको आप लोग अच्छे से याद रखेंगे। इसके अतिरिक्त इनकी एक पुस्तक है, कोई बता सकता है कमेंट बॉक्स में? बहुत इंपॉर्टेंट पुस्तक है दोस्तों, इनकी एक पुस्तक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, कोई बता सकता है? विवेकानंद की बात करेंगे अगर मित्रों, तो एक बात याद रखनी है विवेकानंद जी के बारे में, इन्होंने बनाई थी रामकृष्ण मिशन। क्या बनाई थी? रामकृष्ण मिशन बनाई थी। इस बात को भी आप लोग अच्छे से याद रखेंगे।
तो रामकृष्ण मिशन पूछ लेगा सभा किसने बनाई, आपकी विवेकानंद ने। 3 प्रश्न पूछे जाएंगे आपसे, ब्रह्म समाज राजा राममोहन राय, आर्य समाज स्वामी दयानंद सरस्वती, विवेकानंद आपके रामकृष्ण मिशन। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न पूछा है विश्व में प्लेटिनम उत्पादन में किस देश सर्वाधिक होता है, यानी कि विश्व में प्लेटिनम का उत्पादन किस देश में सर्वाधिक होता है ये पूछा है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर बनेगा प्यारे दोस्तों, क्या याद रखना है, दक्षिण अफ्रीका। दक्षिण अफ्रीका ये इसका सही उत्तर है। यहां पर विश्व में सर्वाधिक प्लेटिनम उत्पादन होता है, इस बात को याद रखेंगे। भारत की बात करेंगे तो अपना भारत प्यारे दोस्तों अभ्रक उत्पादन में प्रथम स्थान पर है। जापान की बता सकते हैं क्या उत्पादन करता है। चीन की बात करेंगे तो चीन आपका सोना में सबसे पहले है, ठीक है, गोल्ड सर्वाधिक करता है। इसके अतिरिक्त सिल्वर यानी कि चांदी सर्वाधिक उत्पादन करता है, ठीक है। इसके अतिरिक्त क्या उत्पादन करता है बता सकता है कोई, ठीक है, इसको आप लोग अच्छे से याद रखेंगे। तो सोना चांदी सर्वाधिक चीन में होते हैं, भारत में अभ्रक होता है, दक्षिण अफ्रीका में प्लेटिनम सर्वाधिक होता है। दक्षिण अफ्रीका में प्यारे दोस्तों एक नदी है, एक नदी है, आप में से कोई उसका अगर नाम बताना चाहे तो बता सकता है कमेंट बॉक्स में, जो प्लेटिनम नदी के नाम से जानी जाती है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले प्रश्न में कहा है सर्वाधिक प्राचीन पुराण कौन सा है। ये प्रश्न दोस्तों आपका यूपीपी में पूछा गया था, इंपोर्टेंट प्रश्न है, इसको आप लोग अच्छे से याद रखेंगे। सबसे प्राचीन पुराण की बात करेंगे तो सबसे प्राचीन पुराण भगवान विष्णु के सबसे प्राचीन जन्म से संबंधित है, यानी कि भगवान विष्णु का जो पहला अवतार था वो मत्स्य पुराण था। कौन सा था, मत्स्य पुराण था, इस बात को आप लोग अच्छे से याद रखेंगे। तो इसका सही उत्तर बन जाएगा मत्स्य पुराण दुनिया का सबसे प्राचीन पुराण है, इस बात को याद रखेंगे। पुराणों की संख्या कितनी है सर, 18 है। वेदों की संख्या कितनी है, 4 वेद है, ठीक है, 4 वेद है। आप बताएंगे उपनिषद कितने हैं, क्या कोई बता सकता है सर उपनिषद कितने हैं। उपनिषद कोई बता सकता है कमेंट बॉक्स में, ये आपके लिए एक और होमवर्क क्वेश्चन है, ठीक है। बढ़ते हैं आज के अगले प्रश्न की तरफ। अगले प्रश्न में दोस्तों हमसे पूछा है चंद्रप्रभा मृगवन कहां पर स्थित है। जल्दी से बताओ दोस्तों, चंद्रप्रभा मृगवन कहां पर स्थित है और इसका सही उत्तर क्या बनेगा। देखो ऑप्शन में आपके पास सबसे पहले क्या है, आपके पास दोस्तों सबसे पहला ऑप्शन उत्तर प्रदेश है, उसके बाद राजस्थान है, राजस्थान के बाद मध्य प्रदेश है, मध्य प्रदेश के बाद देखेंगे तो गुजरात है। चंद्रप्रभा नेशनल पार्क कहां पर स्थित है, जल्दी से बताओ। तो प्यारे दोस्तों अगर आप उत्तर प्रदेश की तैयारी कर रहे हैं पुलिस की तो याद होना चाहिए आपको चंद्रप्रभा मृगवन, ठीक है। नेशनल पार्क नहीं है, माफी चाहेंगे, ये आपका वन्यजीव अभ्यारण्य है, इसको आप लोग अच्छे से याद रखेंगे। तो उत्तर प्रदेश में हो जाएगा। राजस्थान में कुछ याद रखने हैं। राजस्थान में क्या याद रखना है, एक रणथंभौर नेशनल पार्क, रणथंभौर नेशनल पार्क कहां पर है, राजस्थान में है, ठीक है। सरिस्का कहां पर है, ये पूछ लेगा, सरिस्का कहां पर है, सरिस्का, ठीक है, सरिस्का कहां पर है ये पूछ लेगा, ठीक है। इसके अतिरिक्त मध्य प्रदेश में कुनो याद रखना है, चर्चा में रहा है, जो चीते आए हैं नामीबिया से वो कुनो नेशनल पार्क में रखे गए हैं। तो यहाँ पर एक चीता थी, मादा चीता, जिसका नाम आशा था, उसके 3 बच्चे अभी करंट में चर्चा में भी है, ठीक है। आगे मध्य प्रदेश में आपको याद रखना है माधवगढ़, ठीक है, सॉरी बांधवगढ़, कौन सा, बांधवगढ़ याद रखना है। इसके अलावा आपको कौन सा याद रखना है, मध्य प्रदेश दोस्तों सर्वाधिक नेशनल पार्क वाला राज्य है, ठीक है, इसको आप लोग अच्छे से याद रखेंगे। गुजरात में आपको याद रखना है गिर राष्ट्रीय उद्यान, क्या याद रखना है, गिर नेशनल पार्क कहां पर है, तो ये हो जाएगा यहाँ पर, कुनो हो जाएगा, बांधवगढ़ हो जाएगा, मान ये आपके, इसके अतिरिक्त संजय गांधी, ये सारे के सारे मध्य प्रदेश पर स्थित हैं, इसको याद रखेंगे। बढ़ते अगले प्रश्न की तरफ, कह रहा है अर्जुन पुरस्कार किस क्षेत्र से संबंधित है। जल्दी से बताओ अर्जुन पुरस्कार किस क्षेत्र से संबंधित है, तो दोस्तों याद रखेंगे खेल कूद से। इस पुरस्कार की स्थापना दोस्तों कब हुई थी, तो 1961 में इसकी स्थापना हुई थी, 1961 में इसकी स्थापना हुई थी। और 3 साल जो लगातार खेल में उत्कृष्ट प्रदर्शन करता है उसको दिया जाता है, 3 साल खेल के लगातार उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए दिया जाता है। अगले प्रश्न की ओर चलते, कह रहा है भारत में भारत कोकिला नाइटिंगेल ऑफ इंडिया के नाम से किसे जाना जाता है। देखो मित्रों यहाँ पर आपको कंफ्यूजन हो सकती है, लता मंगेशकर है और सरोजिनी नायडू है, ठीक है, सरोजिनी नायडू है, इनका सही उत्तर क्या होगा ये आप बताइए। देखो अगर पूछेगा आपसे भारत कोकिला, क्या पूछेगा भारत कोकिला, तो सही उत्तर बनेगा सरोजिनी नायडू। अगर पूछेगा दोस्तों स्वर कोकिला, क्या पूछेगा स्वर कोकिला, इसको आप लोग अच्छे से याद रखेंगे, 2 अलग अलग क्वेश्चन है। स्वर कोकिला अगर पूछ लेगा तो बताना है आपको लता मंगेशकर, इंदिरा गांधी के बारे में पूछेगा तो आपको इनको बताना है दोस्त आयरन लेडी, क्या नाम है, इनका नाम है आयरन लेडी, ठीक है। आयरन लेडी किसे नाम से जाना जाता है, तो याद रखेंगे इंदिरा गांधी है। पीटी ऊषा का उपनाम क्या है, उड़न परी, क्या नाम है दोस्त, उड़न परी, उड़न परी, उड़न परी, या फिर इन्हीं का नाम है पयोली एक्सप्रेस, क्या नाम है, पयोली एक्सप्रेस, ये भी आप लोग अच्छे से याद रखेंगे, ठीक है। तो यहां पर क्या हुआ था, आपकी भारत कोकिला पूछेगा तो सरोजिनी नायडू, स्वर कोकिला पूछेगा तो लता मंगेशकर, ठीक है, कंफ्यूजन दूर है। बढ़ते अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न कह रहा है भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति कौन थे, तो एस राधाकृष्णन, डॉक्टर एस राधाकृष्णन इसका सही उत्तर बनेगा, इसको याद रखेंगे। भारत के पहले कार्यवाहक राष्ट्रपति, कार्यवाहक भारत के पूछ लेगा
कौन है पहले, तो वीवी गिरी हो जाएंगे, इसको याद रखेंगे। बढ़ते अगले प्रश्न की तरफ। अगले प्रश्न में कहा है राष्ट्रपति अपना त्याग पत्र किसको संबोधित करता है। तो दोस्तों जो राष्ट्रपति है वो अपना त्याग पत्र संबोधित करता है उपराष्ट्रपति को, ठीक है, उपराष्ट्रपति को संबोधित करता है, इस बात को आप लोग अच्छे से याद रखेंगे। बढ़ते हैं आज के अगले प्रश्न की तरफ। कह रहा है दोस्तों हैजा रोग शरीर के कौन से अंग को प्रभावित करता है। तो हैजा की अगर बात करेंगे, हैजा से आपकी आंत प्रभावित होती है। क्या प्रभावित होती है दोस्त, याद रखेंगे, आंत प्रभावित होती है हैजा से। त्वचा बताओ किससे होता है, त्वचा संबंधित रोग किससे होता है, तो आप कहेंगे सर फंगस से। किससे, फंगस से। कहने का मतलब है कवक से होने वाला रोग है, कवक से होने वाला रोग है, ठीक है। इसके अतिरिक्त हृदय, आप बता सकते हैं कोई किसकी कमी, इससे इसमें कौन सा रोग होता है, हृदय प्रभावित हो जाता है। फेफड़े की बात करेंगे तो ये दमा से प्रभावित होता है, ठीक है, इसको आप लोग अच्छे से याद रखेंगे। बढ़ते अगले प्रश्न की तरफ। कह रहा है 1 लीटर पानी में कितनी कैलोरी ऊर्जा होती है। 1 लीटर पानी में कितनी कैलोरी होती है, क्या पूछा है, ऊर्जा होना चाहिए, कितनी कैलोरी ऊर्जा होती है, ऐसा प्रश्न होना चाहिए था। तो पानी में मित्र कोई ऊर्जा नहीं होती है, इस बात को आप लोग अच्छे से याद रखेंगे, ठीक है। पानी में कोई ऊर्जा नहीं होती है, इसको याद रखना है। आगे कह रहा है कैलकुलेटर किस प्रकार कंप्यूटर से कार्य पद्धति पर कार्य करता है। कैलकुलेटर की बात करेंगे तो ये दोस्तों आपका कौन सी कार्य पद्धति पर कार्य करता है, तो दोस्तों आप लोग इसको अच्छे से याद रखेंगे, डिजिटल कंप्यूटर पर। किस पर करता है, तो जो कैलकुलेटर होता है, जो हमारा कैलकुलेटर है वो किस पर कार्य करता है, तो दोस्त आप लोग अच्छे से याद रखेंगे डिजिटल कंप्यूटर पद्धति, ठीक है, डिजिटल कंप्यूटर पद्धति पर कार्य करता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न कह रहा है कितने माप से अधिक ध्वनि शोर का नाम दिया गया है। कितने माप से अधिक जो ध्वनि है उसको दोस्तों शोर का नाम दिया गया है। तो दोस्तों याद रखेंगे जो 80 डेसिबल से ऊपर की ध्वनि है उसको शोर का नाम दिया है, इसको आप लोगों को अच्छे से याद रखना है। इसके अतिरिक्त देखो यहां पर कुछ चीजें याद रखनी है आपको, जैसे अपश्रव्य तरंगों के बारे में, अपश्रव्य के बारे में पूछ लेगा आपसे, ठीक है। अपश्रव्य क्या है, उसके अतिरिक्त आपकी, इसके अतिरिक्त आपकी श्रव्य हो जाएंगी, क्या हो जाएंगी आपकी, पूछ लेगा श्रव्य के बारे में, किसके बारे में, श्रव्य तरंग के बारे में। इसके बाद पराश्रव्य के बारे में, किसके बारे में, पराश्रव्य के बारे में। तो ये क्या है, इसको आप लोग अच्छे से याद रखेंगे। पराश्रव्य तरंग कौन सुन सकता है, तो दोस्तों याद रखेंगे चमगादड़ सुन सकता है। कौन सुन सकता है, चमगादड़ सुन सकता है। श्रव्य कौन सुन सकता है, मानव सुनता है। श्रव्य कौन सुनता है, मानव सुनता है। अपश्रव्य कौन सुनता है, कीड़े मकोड़े। कौन, कीड़े मकोड़े। जो मानव को सुनाई ना दें तो वो कीड़े मकोड़े सुन लेते हैं, जो मानव के कान फाड़ दें उन्हें चमगादड़ सुन सकता है, ठीक है, इसको याद रखेंगे। तो 80 डेसिबल की ऊपर की जो ध्वनि होगी वो शोर मानी जाएगी, इस बात को आप लोग अच्छे से याद रखेंगे। मानव की सुनने की क्षमता कितनी होती है, 20 से लेकर के 20,000 हर्ट्ज, ठीक है, 20 से लेकर के 20,000 हर्ट्ज तक होती है। यहाँ पर 20,000 से ऊपर होती है, 20,000 प्लस, 1 मिनट, 20,000 प्लस कर लेंगे और ये हो जाएगी माइनस, यहाँ पर 20 से कम, 20 हर्ट्ज से कम हो जाएगी, ये हो जाएगी अपश्रव्य। और यहाँ पर जो श्रव्य होगी वो मानव 20 से 20,000 तक, और 20,000 से ऊपर की जो होगी वो पराश्रव्य होगी, इसको याद रखेंगे। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। तो कहा है अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है। तो दोस्तों ये प्रश्न मैंने कल करवाया था। अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च। कब मनाया जाता है, 8 मार्च को। 8 जून को क्या मनाया जाता है, तो याद रखेंगे महासागर दिवस। क्या मनाया जाता है, महासागर दिवस, ठीक है। 8 मई को क्या मनाया जाता है, रेड क्रॉस दिवस, ठीक है, रेड क्रॉस दिवस मनाया जाता है। एक होमवर्क है, जल्दी से बताओ 8 अप्रैल कमेंट बॉक्स में क्या मनाया जाता है, ठीक है। 8 मार्च को अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है। अगले प्रश्न में हमसे कह रहा है निम्नलिखित में से किसी राज्य की प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन थी। मतलब भारत की पहली महिला मुख्यमंत्री कौन थी, ऐसा क्वेश्चन हमसे पूछा है। तो दोस्तों इसका सही उत्तर बनेगा श्रीमती सुचेता कृपलानी। क्या बनेगा, श्रीमती सुचेता कृपलानी इसका सही उत्तर है, इसको आप लोग अच्छे से याद रखेंगे, ठीक है। विजय लक्ष्मी की बात करेंगे तो भारत की पहली महिला थी जो यूएन महासभा में क्या हुई थी, चयनित हुई थी। फातिमा बीबी कौन थी, भारत की सुप्रीम कोर्ट की पहली जज थी। अभी करंट में चर्चा में रही है क्योंकि इनकी अभी मृत्यु हो चुकी है, ठीक है, इनको भी आप लोग अच्छे से याद रखेंगे। तो सही उत्तर बनेगा सुचेता कृपलानी। ये कहाँ की सीएम थी, तो याद रखेंगे अपने यूपी की ही सीएम थी। कहाँ की, यूपी की सीएम थी, इस बात को आप लोग अच्छे से याद रखेंगे। 1960-61 के समय ये सीएम बनी थी, इनको भी याद रखेंगे। सुचेता कृपलानी भारत की फर्स्ट लेडी थी, यानी सीएम थी, यानी कि चीफ मिनिस्टर थी, ठीक है, इसको याद रखेंगे। आगे चलते हैं। अगले क्वेश्चन में कहा उत्तर प्रदेश राज्य का क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन सा स्थान है। उत्तर प्रदेश में अगर एरिया वाइज बात करेंगे तो दोस्त आपका ये चौथा स्थान हो जाएगा, यानी विकल्प नंबर डी इसका सही उत्तर है। उत्तर प्रदेश जो एरिया के मामले में है, जो हमारा एरिया है वो पूरे भारत में कौन से नंबर पर है, चौथे नंबर पर है, ठीक है। पहले पर कौन आता है, फर्स्ट पर आपका राजस्थान आता है, ठीक है, कौन, राजस्थान। सेकंड पर कौन आता है, सेकंड पर बता सकता है कोई, सेकंड पर कौन आता है, सेकंड पर एमपी आता है, ठीक है। थर्ड पर कौन आता है, थर्ड पर जल्दी से बताइए, थर्ड पर आपका महाराष्ट्र आ जाएगा, ठीक है। और फोर्थ पर हम आते हैं यानी उत्तर प्रदेश वाले, ठीक है, इसको आप लोग अच्छे से याद रखेंगे। यूपी जी के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ।
अगला प्रश्न दोस्तों कह रहा है सड़क प्रणाली में विश्व में कौन सा स्थान है भारत का। भारत का सड़क प्रणाली में विश्व में कौन सा स्थान है, तो सही उत्तर बनेगा प्यारे दोस्तों विकल्प नंबर सी, दूसरा स्थान। ठीक है, सड़क प्रणाली जो है अमेरिका के बाद भारत की सबसे बड़ी सड़क प्रणाली है, इसको आप लोग अच्छे से याद रखेंगे। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगले प्रश्न में कहा है निम्नलिखित में से किसने कभी भी भारत के उप प्रधानमंत्री के रूप में कार्यभार नहीं संभाला है। भारत के उप प्रधानमंत्री के रूप में कौन नहीं रहे हैं, तो ये बताना है। तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा बीपी सिंह। कौन हो जाएंगे? बीपी सिंह भारत के प्राइम मिनिस्टर थे, यानी कि प्रधानमंत्री थे, लेकिन ये कभी उप प्रधानमंत्री नहीं रहे। मोरारजी देसाई उप प्रधानमंत्री रहे, देवीलाल उप प्रधानमंत्री रहे, कृष्ण आडवाणी यानी कि लाल कृष्ण आडवाणी भी क्या रहे, आपके उप प्रधानमंत्री रहे, लेकिन बीपी सिंह कभी भी नहीं रहे थे। ठीक है, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। विश्वनाथ प्रताप, इन्हीं का नाम है बीपी सिंह का। ठीक है, अगले प्रश्न में दोस्तों कहा है किसी विधानसभा में भारतीय संविधान के अनुसार कम से कम और अधिक से अधिक कितने सदस्य हो सकते हैं। अब देखो यहां पर आई है बात बीपी की, विधानसभा की, किसकी? विधानसभा की बात आई है। तो विधानसभा की एक भारतीय संविधान में चर्चा है, तो यहां पर दोस्तों जो मिनिमम सदस्यों की संख्या होगी वो आपकी 60 होगी। जो विधानसभा है उसमें मिनिमम संख्या है जो सदस्यों की, वो किसी राज्य में 60 हो सकती है। ठीक है, और मैक्सिमम कितनी हो सकती है सर? मैक्सिमम आपकी 500 हो सकती है। ठीक है, 500 हो सकती है, इसको याद रखेंगे। ठीक है, देखो यहां पर अगर देखेंगे तो दोस्तों आपके सर्वाधिक जो विधानसभा है इसके सर्वाधिक सदस्य कहां पर है? अपने यूपी में है 403। कितने हैं? 403। अगर सबसे कम की बात करेंगे तो 60 आपके मणिपुर, मिजोरम, इस तरह से हैं। लेकिन एक अपवाद भी याद रखना है, 40 विधानसभा सदस्य हैं आपके दोस्तों गोवा में। कहां पर? गोवा में आपके 40 विधानसभा सदस्य हैं। ये उत्तर प्रदेश का अपवाद है, भारत का ये अपवाद है, इसको भी आप लोग अच्छे से याद रखेंगे। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न में कहा है निमोनिया रोग किस अंग को प्रभावित करता है। निमोनिया रोग किसको प्रभावित करता है दोस्तों? इसका सही उत्तर बनेगा फेफड़ा। क्या बनेगा? अगर क्वेश्चन पूछ लेगा आपसे निमोनिया रोग किसको प्रभावित करता है, तो सही उत्तर आपका क्या बनेगा? फेफड़ा आपका सही उत्तर बनेगा। ठीक है, एक और होमवर्क क्वेश्चन बताइए, यकृत किससे खराब होता है, यानी कि ऐसी कौन सी चीज है जिससे अपना यकृत प्रभावित हो सकता है। ठीक है, इसको आप लोग अच्छे से याद रखेंगे। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। कह रहा है भारत में राष्ट्रपति अपना कार्यकाल पूरा होने से पहले अपना त्यागपत्र किसे सौंपता है। राष्ट्रपति अगर त्यागपत्र सौंपेगा, अभी हमने पीछे क्वेश्चन में ही चर्चा की थी, संबोधित करता है या सौंपता है, एक ही बात है। राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति को देता है। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर चलते। कह रहा है दिल्ली सुल्तान का शासन कब से प्रारंभ हुआ। ठीक है, यहाँ पर मिस टाइपिंग है, यहाँ पर कर लेंगे आप लोग सल्तनत। ठीक है, क्या कर लेंगे? दिल्ली सल्तनत का शासन कब से शुरू हुआ था? तो दिल्ली सल्तनत का शासन प्यारे दोस्तों 1206 में गुलाम वंश पहला ऐसा वंश था जिसने दिल्ली सल्तनत पर शासन किया था। उसके बाद 1290 में दूसरा वंश आता है। 1290 में दूसरा वंश आता है जिसका नाम था खिलजी वंश। क्या नाम था? खिलजी वंश था। तीसरा वंश आपका 1320 में आता है। 1320 में तीसरा वंश आता है जिसका नाम था तुगलक वंश। कौन था? तुगलक वंश। ठीक है, इसके बाद आपका आता है 1414 में। 1414 में एक वंश आता है जिसका नाम था सैयद वंश। कौन था? सैयद वंश था। इसको भी आप लोग अच्छे से याद रखेंगे। और इसके अतिरिक्त 1451 में एक वंश आता है जिसका नाम था प्यारे दोस्तों लोधी वंश। ठीक है, इस तरह से याद रखेंगे। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इनको आप लोगों को अच्छे से याद रखना है। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न कह रहा है अजमेर में 2.5 दिन का झोपड़ा किसने बनवाया था। अजमेर में 2.5 दिन की झोपड़ा की बात करेंगे तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनवाया था। इसको आप लोग अच्छे से याद रखेंगे। ठीक है, कुतुबुद्दीन ऐबक इसका सही उत्तर हो जाएगा, इसको याद रखेंगे। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न कह रहा है भारतीय बैंकों की अधिकतम शाखाएं कहां पर स्थित हैं। यानी कि दोस्तों क्वेश्चन ये पूछा है कि ऐसा कौन सा देश है जहां पर सर्वाधिक भारतीय बैंक चलते हैं। ठीक है, ऐसा क्वेश्चन है, इसको आप लोग अच्छे से याद रखेंगे। तो अगर बात करते हैं भारतीय बैंकों की सर्वाधिक शाखाओं के बारे में, बांग्लादेश सही उत्तर नहीं है, श्रीलंका सही उत्तर नहीं है, यूएसए सही उत्तर नहीं है। सही उत्तर हो जाएगा यूके। यूके का मतलब है ब्रिटेन। कहां पर? ब्रिटेन की बात कर लेते हैं, या फिर बात कर सकते हैं हम इंग्लैंड की। ठीक है, हालांकि ये विस्तृत चर्चा करने का विषय है, ये अलग विषय है। ठीक है, ब्रिटेन, यूके, ये यहाँ पर भारत की सर्वाधिक बैंक हैं, इसको याद रखेंगे। अगले प्रश्न में दोस्तों क्वेश्चन में हमसे पूछा है निम्नलिखित में से कौन सा साइबर अपराध नहीं है। निम्नलिखित में से ऐसा कौन सा अपराध है जो साइबर अपराध नहीं है। तो कह रहा है पोर्नोग्राफिक मेल भेजना, सामाजिक संजाल को विकृत करना, अनाधिकृत प्रवेश यानी कि हैकिंग करना, और कॉपीराइट सामग्री के बिना अनुमति को फोटोकॉपी करना। तो पहले तो इसका सही उत्तर पहले दोस्तों कॉपीराइट सामग्री वाला बना था, लेकिन करंट में जो एक सेक्शन बना है इसके कॉपीराइट से संबंधित, कोई किसी का कॉपीराइट नहीं चुरा सकता है। ठीक है, अब इसका बन चुका है, लेकिन ये साइबर क्राइम नहीं है, इस बात को याद रखेंगे। कॉपीराइट कोई साइबर क्राइम नहीं है, इसको आप लोगों को अच्छे से याद रखना है। तो अगले क्वेश्चन में हमसे पूछा है धूमकेतु किसके इर्द गिर्द परिक्रमण करते हैं, यानी किसके इर्द गिर्द घूमते हैं। तो धूमकेतु की बात करेंगे। सबसे पहले अगर सोलर सिस्टम की बात करते हैं तो जो सोलर सिस्टम है पूरे सोलर सिस्टम में
जो भी आपका पाया जाता है वो सारा का सारा सूर्य के आसपास घूमता है, इसको याद रखेंगे। तो धूमकेतु भी किसके आसपास घूमेंगे? ये भी सूर्य के आसपास घूमेंगे। इनको भी आप लोग अच्छे से याद रखेंगे। देखो अगर बात करें धूमकेतु यानी एस्टेरॉयड बेल्ट के बारे में, ये धूमकेतु अलग है, एस्टेरॉयड बेल्ट अलग है। देखो एस्टेरॉयड बेल्ट जैसे अब हम पढ़ते हैं किसके, मंगल और बृहस्पति के बीच में, किसके, मंगल और बृहस्पति के बीच में। तो आप एक बात समझो, ऐसा तो नहीं है मंगल और बृहस्पति के बीच में ये एस्टेरॉयड बेल्ट है। आपने सोचा मंगल चक्कर लगा रहा है, बृहस्पति चक्कर लगा रहा है, तो ये एस्टेरॉयड बेल्ट भी तो चक्कर लगाएगी जब इनके बीच में दोनों के स्थित है। ये भी तो चक्कर लगाएगी, ये भी तो सोचो, ये भी तो सूर्य का चक्कर लगाएगी। तो कहने का मतलब है सौर मंडल में जो भी ग्रह हैं, जो भी आपके जो भी हैं, कह सकते हैं धूमकेतु हैं या आपके एस्टेरॉयड बेल्ट वगैरह हैं, जो भी उल्कापिंड है, ये सारे के सारे सूर्य का ही चक्कर लगाते हैं अगर वो सौर मंडल का हिस्सा है। ठीक है, इनको याद रखना है। तो सूर्य का चक्कर लगाएंगे धूमकेतु भी। ठीक है, इंपॉर्टेंट तरीके से ये सही उत्तर बनेगा। तो दोस्तों आज की क्लास यहीं पर समाप्त होती है। आशा करते हैं आज की क्लास आपको पसंद आई होगी। यदि पसंद आई है तो एक बार से लाइक, सेशन को शेयर और अपने चैनल को अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करवाएं। ठीक है, देखते रहिए आपका अपना परिवार लर्न विद डीएस सर। मिलते हैं एक नई क्लास में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखना। जय हिंद, जय भारत।